मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो कुछ लोग मैसेज में यस लिखेंगे। असीम सिंह चौहान, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है और अब तो कुछ कुछ दिन में इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे लोग अपना लास्ट स्टेज में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू में पहले से तैयारी किया हुआ है, मॉक इंटरव्यू भी दिया बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोग इंटरव्यू से रिलेटेड क्लास को भी ज्वाइन किया था। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है किसी कारण से बाहर रह गए हों, क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए या फिर मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, है ना। तो मैं समझता हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी बेहतर होगा। शुरू से हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू आखिर होता क्या है, क्यों इंटरव्यू होता है, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि जब कोई भी कमीशन, खासकर भी हम लोग बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ने बीपीएससी को वैकेंसी निकालने के लिए दिया कि भाई हमारे पास इतनी वैकेंसी है, आप इस पर रिक्रूटमेंट कर दीजिए, बहाली कर दीजिए। बीपीएससी वैकेंसी निकालती है, फॉर्म देती है, फॉर्म भरकर आप लोग अपीयर होते हैं। उसमें दो तरह की बातें होती है। एक तो नॉलेज का टेस्ट होता है कि विद्यार्थी को कितना नॉलेज है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट में कितने अच्छे से पढ़ाई किया और कितना बेहतर कर सकता है। और दूसरा, नॉलेज के साथ साथ उस विद्यार्थी के सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, इंटरेस्ट टुवर्ड्स द पोस्ट, इसके अलावा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप सरकार की सेवा में जाते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, आप जनता की सेवा करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, तो आपका कार्य व्यवहार, आपकी कार्य संस्कृति, आपका अप्रोच, सोचने का अप्रोच, काम करने का अप्रोच, ये सारे अप्रोचेस जो होते हैं काफ़ी मायने रखते हैं पब्लिक सर्विस के लिए। इसलिए इंटरव्यू का काफ़ी महत्व हो जाता है। इंटरव्यू के द्वारा इंटरव्यू बोर्ड यह जज करने में सक्षम हो जाता है कि जो सामने स्टूडेंट बैठा हुआ है उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो एक अच्छे ऑफिसर्स में होनी चाहिए, जो सरकार की सेवा के लिए होनी चाहिए, और जो जनता के काम करने के लिए, आम लोगों का काम करने के लिए ये क्वालिटी जैसी होनी चाहिए, वो क्वालिटी इसमें है। इसी चीज़ को जज करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है। तो अब इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर दे दिए और आंसर दे दिए तो बहुत बेहतर हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। मेन है कि आपने जो आंसर दिया है उस आंसर को, जब आपने आंसर किया तो आंसर देने का तरीका आपका कैसा था, वे ऑफ आंसरिंग या वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा कहना है कि इंटरव्यू नॉट ए इंटरव्यू, नॉट ए क्वेश्चन आंसर सेशन। यह एक प्रश्न उत्तर का सेशन नहीं है, सत्र नहीं है, बल्कि इट इज़ फॉर द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, टेस्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू यू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन्स। या कोई लेमैन से भी है, लेमैन से आप कैसे बात कर सकते हैं, लेमैन से आप कैसे जुड़ सकते हैं, एक आम आदमी गांव में मिलेगा उसको कैसे आप
बात करेंगे, कैसे उनको समझाएंगे, सरकार की योजनाओं को कैसे आप वहाँ पर लागू करेंगे, ये सारी बातें इंटरव्यू में होती है, जो टेस्ट होता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में, जब आप जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में इन करते हैं, तो पूछा जाता है कि आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जैसे ही आता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसका मतलब है कि इंटरव्यू बोर्ड आपको एक अच्छा मौका दे दिया है कि आप इंटरव्यू बोर्ड को अपने बारे में उन सारी खूबियों को बता दीजिए जिससे इंटरव्यू बोर्ड आश्वस्त हो जाए, यू आर ए सुटेबल कैंडिडेट। देखिए, मॉक इंटरव्यू बोला जाता है कि अपने बारे में बताइए, ताकि इंटरव्यू बोर्ड यह समझ पाए कि यू आर ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। तो आपको वहाँ पर बताना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पर बात करते हैं और उनका होता है कि मेरा नाम, तो मेरा जिला का नाम, मेरे है ना पेरेंट्स ये करते हैं, या पिताजी का माताजी का नाम भी कुछ लोग बोल देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरा सिबलिंग 2 सिबलिंग है ना, 2 बहन 3 भाई, ऐसा कुछ कोई बोल देता है। आपको अपने बारे में बताने का मतलब अपने फैमिली के बारे में नहीं बताना है। वहाँ कोई शादी विवाह का मैटर नहीं चल रहा है कि आप फैमिली के बारे में बता रहे हैं। आपको बताना है अपने बारे में, अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वट एवर यू डन, जो आपने कर लिया है। किसी ने ग्रेजुएशन किया, किसी ने पीजी किया, कोई पीएचडी कर रहा है या करेगा, ठीक है ना, तो वो सारा चीज़ बताना है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, हॉबी क्या है, और आप किस तरह के व्यक्ति हैं, विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, आपकी सोच, जिससे आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने में भरोसा करते हैं, आप किसी काम को परफेक्ट वे में करना चाहते हैं, परफेक्शनिस्ट आप हैं, आप टाइम बाउंड में काम करना चाहते हैं, करते हैं, पंक्चुअलिटी है आपके अंदर, ऑनेस्टी है, डिटर्मिनेशन है, रिजर्वेंस है, आप लोगों के साथ मिलकर अच्छा व्यवहार करके काम करना जानते हैं, टीम वर्क में काम करना जानते हैं, टीम से काम करवाना जानते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, ये सारे क्वालिटी आपके हैं। अगर इसको आप मेंशन करते हैं, इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि हाँ अपने बारे में आप बता रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। जब आप लीडरशिप क्वालिटी बताएंगे तो हो सकता है कुछ इंसिडेंट के बारे में पूछ दे, हो सकता है कुछ कंडीशन वहाँ पर दे, तो आपको मौका मिल गया बताने का। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इंटरव्यू बोर्ड को अपने तरीके से, ठीक है ना, क्वेश्चंस पूछने का एक एरेना दे सकते हैं, एक उनको क्षेत्र दे सकते हैं कि भाई आप इस क्षेत्र क्वेश्चन पूछिए। कई बार हमने बताया है, इंटरव्यू इज द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू एक गाड़ी है, इंटरव्यू एक व्हीकल है, गाड़ी है, तो ड्राइवर आप हैं, और जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर हैं वो उस पर सवार हैं, बैठे हुए हैं, जिधर आप टर्न करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी को क्वेश्चन पूछा जाता है, वह विद्यार्थी केवल फैक्चुअल आंसर देता है या कम बोलता है। जब कम बोलता है तो इंटरव्यू बोर्ड भी उसी तरीके से उसको लेता है, और वो क्या करेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। आपको लगेगा कि मेरा तो इंटरव्यू जो है फैक्चुअल हो गया, इंटरव्यू सही तरीके से मेरा नहीं हुआ। ये आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आवश्यकता हो तो पूरा सेंटेंस में आंसर देना है, एकदम शब्द में नहीं, ठीक है। दूसरा, आंसर पॉइंटेड देना है, पॉइंट वाइज आंसर देना है, मतलब कोई 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट ऐसा हो सकता है। तो आप पॉइंट में आंसर देंगे तो आपका जो आंसर होगा, आंसर देने का तरीका होगा, काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। एक विद्यार्थी ने पूछा है कि सर स्कूलिंग के बारे में बताना है कि नहीं बताना है, ठीक है, एकदम बताना है। आप बता सकते हैं कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इस यूनिवर्सिटी से किया, ग्रेजुएट इस कॉलेज से किया, मेरी स्कूलिंग जहाँ से वनस्थली से लिख रहा है विद्यार्थी है, वनस्थली से किया, ये बताना है। और कोशिश कीजिएगा कि हायर से लोअर की ओर आप बताएंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू में कुछ विद्यार्थी का क्वेश्चन हमारे पास आया है कि सर इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स कितना मिलता है, ठीक है। कोई पूछता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना मिलता है। तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि मैक्सिमम मार्क्स इतना दिया जाएगा, मिनिमम इतना दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड रहे हैं जो किसी भी इंटरव्यू का, उसमें आप जिसके आपका इंटरव्यू का मार्क्स जो भी है उसका 30 to 35% मार्क्स मिलता है वैसे स्टूडेंट को जो डिकोरम, डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, और वहाँ अपीयरेंस के बाद, है ना, वो अपने अपीयरेंस को शो करता है कि हाँ हम एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, फॉर्मल हैं, डिकोरम मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो
जाहिर है कुछ ना कुछ आंसर तब देंगे ही देंगे। मतलब इंटरव्यू बोर्ड को ना तो आप इरिटेट करेंगे, ना तो चैलेंज करेंगे, ना उनको ईगो को चैलेंज करेंगे, ना ईगो को हर्ट करेंगे, ना कुछ उल्टे पुल्टी बातें कर देंगे सरकार के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, ऐसा कुछ नहीं बोल देंगे जिससे कि इंटरव्यू बोर्ड आपके, है ना, विचारों से, आपकी बातों से सहमत नहीं हो और नाराज हो जाए। तो ऐसा अगर नहीं होता है तो नॉर्मली आपको उतना मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है, मतलब 35% 30% मार्क्स तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब उसके बाद आप आंसर देंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरव्यू का 3 पार्ट अगर इसको हम रखें तो 3 पार्ट में इसको कर सकते हैं। पहला है आपका जो डिकोरम है, डिकोरम, एटिक्वेट्स, मैनर। डिकोरम एंड एटिक्वेट्स का जैसे जैसे आप इन करते हैं, इंटरव्यू स्टार्ट होता है आपके एंट्री से। जैसे आप गेट खोल के मे आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर, ऐसा बोलते हैं, जैसे वहाँ से बोलते हैं और चलना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और वो तब तक चलता है जब तक आप वापस फिर इंटरव्यू समाप्ति के बाद गेट खोलकर बाहर नहीं चले जाते हैं। उतना देर तक आपको अलर्ट रहना है, अलर्ट मोड में रहना है। अलर्ट का इन द सेंस टेंशन में नहीं रहना है, नॉर्मल रहना है, नॉर्मल ही रहना है। लेकिन आपको इस बात को ध्यान देना है कि वहाँ जा करके आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला हमारा है डिकोरम, डिसिप्लिन एंड एटिक्वेट्स, जिसमें आप जाते हैं, कटसी आप करते हैं, पूछ कर अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग्स जरूरी है, ग्रीट्स, ठीक है, और बैठने कहा जाए तब बैठना है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि अंदर गए, उन्होंने या ग्रीट भी नहीं किया या बिना पूछे बैठ गया। एक विद्यार्थी या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने कहा मे आई सिट सर, या इशारा कर रहे हैं कि बैठ जाएं सर। ये सही वे नहीं है, ये डिकोरम नहीं है, ठीक है। तो आप कटसी करेंगे, पूछ कर जाएंगे, कहा जाएगा तब बैठेंगे, ग्रीट्स करेंगे, बैठने कहा जाएगा तो थैंक यू बोलेंगे। उसके बाद पूरे इंटरव्यू के दौरान, चाहे वो 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 10 मिनट का भी हो, कुछ भी हो, पूरे इंटरव्यू के दौरान काफ़ी पैसेंस के साथ आपको वहाँ पर शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ वहाँ पर रहना है, जवाब देना है, हल्की सी स्माइल, है ना। तो जो एटिक्वेट्स है उसमें आपका लगभग 25 से 30% मार्क्स तो एटिक्वेट्स पे है, जिसमें आपका पहनावा ओढ़ावा, ठीक है, ड्रेस, वेल ड्रेस्ड होना, शूज, ठीक है, बेल्ट, टाई, गर्ल्स का जो ड्रेस है, गर्ल्स का ड्रेस, सूट हो सकता है, साड़ी हो सकता है ना। इस प्रकार से आपका जो ड्रेसअप आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, गेटअप अच्छा होना चाहिए, बाल वगैरह ठीक से संवरा होना चाहिए, शर्ट है, शर्ट का बटन वगैरह ठीक से लगा होना चाहिए। तो आपका 30% मार्क्स तो केवल इन सब सारी चीज़ों से मिलता है, क्योंकि आप अपियर हो रहे हैं। दूसरा आपने बताया था पैसेंस या फिर सहज रिसाइलेंस। पैसेंस रहना, रिसाइलेंस रहना, उसमें आपका वो 20% मार्क ऐसे जोड़ देगा जब आप इंटरव्यू बोर्ड के दौरान सहजता से रहते हैं, सरलता से रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। कोई जवाब नहीं आता है तो आप वहाँ पर गलत नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदारी से आंसर देना होता है। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा होता है तो आई एम सॉरी सर, मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम पोलाइटली बोलना है। और अगर कोई आंसर उधर से दिया जाता है, इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा बताया जाता है आपको, अगर कोई जवाब आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अच्छा बताइए कि बिहार और यूपी के को कौन सी नदी सीमा बनाती है, अगर कोई विद्यार्थी नहीं जानता है कर्मनाशा नदी, तो बोल सकता है आई एम सॉरी सर। तो उधर से अगर बताते हैं कर्मनाशा नदी तो आपको बोलना है थैंक यू सर। ये सब कटसी का पार्ट है, छोटी छोटी बातें हैं जो अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू शुरू होने वाला है 2-4-5 दिन में, तो हम लोग सोचते हैं कि इसको थोड़ा आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो इतना में आपका 50% के आसपास आप पहुंच जाते हैं, 50% मार्क्स आपका पहुंच जाता है इन सारी चीज़ों से। उसके बाद अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या आपके पर्सनालिटी का जो टेस्ट हो रहा है, उसमें वे ऑफ टॉकिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वे ऑफ टॉकिंग, आंसरिंग, ठीक है, टॉकिंग एंड आंसरिंग दोनों एक ही साथ है, क्योंकि आप आंसर दे रहे हैं मतलब टॉकिंग भी कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन स्किल। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल में क्या है कि हम टॉकिंग भी कर रहे हैं, आंसरिंग भी कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाने के बाद 50% मार्क्स आपका इससे जुड़ा होता है जो आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 100% जो मार्क्स है उसको हमने 3 भागों में रखा है। अगर कोई विद्यार्थी उसको अच्छे तरीके से समझ पा रहा होगा
तो उसको मिनिमम और मैक्सिमम समझ में आता होगा, ठीक है ना। एक विद्यार्थी का आया है कि लाइट पिंक सूट चलेगा सर गर्ल्स के लिए। लाइट पिंक, हाँ लाइट हल्का पिंक है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलेगा। ज़्यादा गहरा रंग नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू बोर्ड में गहरा रंग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिजाइन वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। और जिन लोगों को इसमें दिक्कत होगी तो अलग से बात भी कर सकते हैं, मेरा नंबर तो हर जगह हर लोगों के पास होगा ही होगा, तो बात कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि 100% मार्क्स ऐसे डिवाइड होता है, एकदम शालीनता के साथ आपको वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड में रहना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन स्किल में जो आप बातें कर रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, उन बातों में किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वर्ड, है ना, वर्ड, तो सटीक शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो चाहे इंटरव्यू हो, एप्रोप्रिएट वर्ड हैव टू बी यूज। जैसे आप गांव की भाषा, लोकल कोई शब्द, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, या लोकल कोई प्रोवर्ब्स, कोई मुहावरा नहीं बोल देना है, ठीक है ना। हमेशा शुद्ध हिंदी का, या जो इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी देना चाहते हैं, इंग्लिश का प्रयोग करना है, और उसमें शब्द ऐसे होने चाहिए जो शालीन हो और एप्रोप्रिएट हो, क्वेश्चन के मुताबिक हो। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल में शब्द का महत्व मात्र 7% है, 7% महत्व वर्ड का होता है। पहले भी हमने बताया हुआ है। आप जो बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मेरी बात आपसे अभी हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो टोन ऑफ वॉइस है, आप देख रहे होंगे, टोन ऑफ वॉइस इतना, कम से कम इतना तो है कि आप आराम से सुन रहे होंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो उसी प्रकार से इंटरव्यू बोर्ड में आप जो शब्द का इस्तेमाल करेंगे वह तो ठीक है, लेकिन टोन ऑफ वॉइस, दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका टोन बहुत लाउड नहीं होना चाहिए, बहुत चिल्लाने वाला जैसा नहीं होना चाहिए, या बहुत स्लो नहीं होना चाहिए कि सामने वाला कोई सुन ही नहीं पा रहा हो, या सुना तो समझ ही नहीं पा रहा हो, है ना। क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, टोन, ठीक है, जो मतलब कि सामने वाला व्यक्ति आराम से सुन ले, ऑडिबल हो सामने वाले के लिए, और एकदम सहज और सरलता के साथ शब्द का प्रयोग करना चाहिए। पोलाइटनेस, पोलाइटनेस बहुत जरूरी है, विनम्रता बहुत जरूरी है। और ये वर्ड और टोन दोनों मिला करके 45% रोल निभाता है कम्युनिकेशन स्किल का। शब्द 7% और आपका टोन का वैल्यू है 38%। देखिए टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज चेहरे का हाव भाव, बॉडी का पोस्चर, गेस्चर, चेहरा पे सहजता है कि नहीं, शालीनता है कि नहीं, हल्की सी स्माइल है कि नहीं। स्माइल का सेंस हमने कई बार बताया है, बहुत जोर जोर से हंसना नहीं है, मतलब बहुत विद्यार्थी का है कि हम कैजुअल जैसा अप्रोच हो जाता है, वो हंसने लग जाते हैं उसमें इंटरव्यू बोर्ड में, या फिर कुछ नहीं आया तब हंसने लग जाते हैं, या फिर आ रहा है तो बीच बीच में कोई बात को लेकर, वो सबको एकदम ध्यान रखना है। मतलब अगर आप वहाँ हंसना प्रारंभ या किसी कारण से आप हंस जाते हैं जोर से या कहीं तरह से, तो लगेगा कि आप बोर्ड का मजाक उड़ा रहे हैं, या बहुत सीरियस आप रह रहे हैं, लगेगा कि बोर्ड में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है। तो आपको बोर्ड में भी इंटरेस्टेड होना चाहिए, और बोर्ड के मेंबर को अपनी तरफ है ना अट्रैक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतर होना जरूरी है, हाव भाव बेहतर होना चाहिए। स्मार्टनेस इसी का नाम है। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि कोई रंग रूप आपका देखेगा, वहाँ लंबाई और ऊंचाई देखेगा, ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब है आपके इंटरनल पार्ट को वहाँ देखा जा रहा है इंटरव्यू में, ठीक है। दो तरह का चीज है, इंटरव्यू बोर्ड वांट्स टू प्रोव अबाउट यू एंड योर सराउंडिंग्स। दो ही चीज है, एक आप हैं और आपका सराउंडिंग्स है। आप हैं तो आप में फिर दो चीजें हैं, आपका इंटरनल पार्ट और आपका एक्सटर्नल पार्ट। तो आपका इंटरनल पार्ट जो है वही इंटरव्यू में मेनली चेक किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कोई सिचुएशनल क्वेश्चन दिया जाता है, इंटरनल पार्ट का मतलब आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे पर्सन हैं, विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर, विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट यू हैव, कैसा इंटरेस्ट आप रखते हैं, ये सारा चीज इंटरनल में है। एक्सटर्नल में आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन आता है, जो आपका बाहर में आपने पढ़ा सीखा वो आपके बाहर है, और आपके अंदर आप हैं। तो आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपके क्वालिफिकेशन का तो हो चुका है, रिटन टेस्ट आप पास कर चुके हैं,
तो हमने बताया यू एंड योर सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग्स में करंट अफेयर्स, जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो घटनाओं के बारे में जानना है। कुछ भी घटनाएं चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में हो रहा हो, इंडस्ट्री के सेक्टर में हो रहा हो, व्यापार वाणिज्य में हो रहा हो, सरकार के स्तर पर हो रहा हो, फ्लड, ड्राउट, किसी भी तरह का जो घटना है जो हमारे चारों तरफ घटित हो रही है, वो हमारा सराउंडिंग्स है, उसके बारे में अवेयर रहना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य भी होता है। आप यू हैव टू अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, ये पर्सनालिटी का पार्ट है। तो दो ही चीज तो है। तो इंटरनल वाला जो पार्ट है इसका टेस्ट इंटरव्यू में हो रहा है, इसीलिए इंटरव्यू मतलब आपके अंदर जा करके व्यू करना चाहता है इंटरव्यू बोर्ड। तो इसके लिए वो क्या करता है, उसके पास टूल्स क्या है। आपके अंदर जाने के लिए कोई तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा नहीं, ठीक है। कोई अंदर में वायरस बैक्टीरिया तो डालेगा नहीं, तो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछे जाने के बाद आपके द्वारा आंसर दिया जाएगा, और आपके आंसर से ही सारे इंटरनल क्वालिटीज बाहर आकर के इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित करने का काम करेगा। तो आप सोचिए कि आपको आंसर कैसे देना है, किस प्रकार से उनको सेटिस्फाइड करना है, किस प्रकार से इंटरव्यू बोर्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, किस प्रकार से हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले, इसके लिए हमें प्रयास करना है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में हमने बताया इस तरह से। कुछ क्वेश्चन है, ब्लू शर्ट पर टाई किस कलर की सही रहेगी, राहुल तिवारी का क्वेश्चन है। तो ब्लू शर्ट अगर है, हल्का ब्लू ही रहना चाहिए, ज़्यादा डीप, पहले बताया था डीप कलर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस पर जो टाई होगा, टाई आपके पैंट के कलर से मिलते जुलते होने चाहिए, ठीक है ना, मिलते जुलते रहना चाहिए उससे। जैसे मान लीजिए अगर ब्लैक कलर का आप ये पहने हुए हैं, ठीक है ना, पैंट पहने हुए हैं, या हल्का ब्लू कलर का पहना हुआ है, तो उससे मिलता जुलता टाई होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ब्लू कलर भी चल सकता है, टाई का भी ब्लू कलर चल सकता है। कोई विद्यार्थी का हो सकता है कि मैरून कलर का पैंट हो, व्हाइट क्रीम कलर का शर्ट हो, तो वहाँ पर भी आप अपने पैंट से मिलता जो मतलब कंट्रास्ट कलर में होना चाहिए। और शूज लैसेज वाला होना चाहिए। कल एक विद्यार्थी को मैंने देखा था तो वो शूज ऐसा ही पहन कर आ गया था, लैसेज वाला शू होना चाहिए, और आगे नुकीला नहीं होना चाहिए, आगे से राउंड शेप में होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। तो अभी मेरी बात हो रही थी आपके इंटरव्यू का जो पार्ट्स होते हैं कि इंटरव्यू को 3 पार्ट में बांट करके हम लोग कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली इंटरव्यू बोर्ड उसी अनुसार से मार्क्स देता है। आपका एटिक्वेट्स पे मार्क्स अलग रहता है, आपके डिसिप्लिन डिकोरम पे मार्क्स अलग रहता है, आपके अपीयरेंस पे मार्क्स अलग होता है, ठीक है ना। अब अपीयरेंस का सेंस यहाँ पर ड्रेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, ड्रेस को लेकर परेशान नहीं होना है। ड्रेस साफ सुथरा, मौसम के अनुकूल, समय के अनुकूल होना चाहिए, बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी का रहता है कि क्या सर कोट पहन सकते हैं, टाई लगा सकते हैं, तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर में एसी रहता है, वहाँ पर एसी में ही जाना है तो आप पहन सकते हैं। लेकिन गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हम कोट पहन कर कहीं जाए, टेंशन उसके लिए नहीं लेना है। जैसा कि अभी हमने बताया कि ठीक है, एटिक्वेट्स के मार्क्स कितना उसमें रहेगा, तो साफ सुथरा होना चाहिए कपड़ा, रंगीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिजाइन नहीं होना चाहिए, सरलता उसमें होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अट्रैक्टिव लुक लगना चाहिए, एग्जीक्यूटिव टाइप का लुक लगना चाहिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब ही होता है कि व्यक्ति क्या है, अपना इस तरह से व्यक्तित्व को रखता है कि वो 10 आदमी को प्रभावित कर सके फील्ड में। आप जहाँ जाएंगे काम करने के लिए, आप फील्ड में लोगों से मिलेंगे, आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे, आपके व्यक्तित्व को लोग देखेंगे, समझेंगे, उससे वो इंस्पायर्ड होंगे। तो आपको कैसे रहना, बस ये बहुत जरूरी है एटिक्वेट्स में, ठीक है ना। तो कटा फटा नहीं होना चाहिए, दाग लगा नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने 6 महीने पहले एक कपड़ा बनाया है, सिलवाया है, उसको अच्छे से अगर प्रेस कर दे, अच्छा से करके उसको जा सकता है पहन को, टेंशन नहीं लेना है। कोई नया नहीं खरीद सकता है, तो ऐसे इंटरव्यू में लोग खरीद लेते हैं नया, ठीक है ना। तो हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इंटरव्यू इज नॉट ए क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है, इट इज द पर्सनालिटी टेस्ट, है ना, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो टोटली आपको अपने पर्सनालिटी पे ध्यान रखना है अभी इंटरव्यू के दिन तक। ऐसे तो होल लाइफ में ऐसा होना चाहिए, आपको बात करने का तरीका, आपको बोलने की शैली, वर्ड का सिलेक्शन, टोन, बॉडी लैंग्वेज, आप अपने घर में अपने परिवार वालों से, दोस्तों से कहीं भी बात करें तो इसी तरह से बात करने का है कि आपको
अननेसेसरी बातें, है ना, फिजूल बातें, उलूल-जुलूल बातें किसी से नहीं करें, ताकि आप एकदम डिसिप्लिन वे में रहें। इंटरव्यू तक अपने आप को एनर्जी भी बचाना है, एनर्जी भी अननेसेसरी बर्बाद नहीं करना है। एक विद्यार्थी क्वेश्चन, सर अगर टेक्निकल क्वेश्चन स्लिप हो जाए तो कैसे हैंडल करेंगे? तो अगर कोई क्वेश्चन, अभी हमने बताया था कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को सारे प्रश्न के आंसर आते नहीं रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको तनाव नहीं लेना। यही तो इंटरव्यू है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब कि जीवन में अगर कोई समस्या का समाधान आप तत्काल अभी नहीं कर पाए हैं, तो तनाव में आ गए, तो तनाव में आ गए तो आपकी पर्सनालिटी में दोष हो गया। तो वहाँ पर क्या करना है, सहज रहना है और हल्के से स्माइल में बोलना है, आई एम सॉरी सर, मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, बस ये चीज़ है। हाँ, कोशिश करना है, अगर आता है तो बताइए, नहीं आता है तो नहीं बताइए। अगर वाली को उसमें हो सकता है कि 5 बिंदु हो, आपको 2 बिंदु याद है तो बोलिए, 2 बिंदु बताइए कि सर मुझे इस समय इतना ही याद आ रहा है सर, बाकी मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। एकदम पोलाइटली बोलना है, बस ये है, बहुत तनाव नहीं ले, यही तो इंटरव्यू है। अगर आप गलत बता देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, है ना, आप कुछ भी बोल देते हैं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं, थोड़ा बहुत आप जानते हैं, तो जो जानते हैं उतना बताइए, बाकी के लिए आप सॉरी बोलिए। अगर आप गलत बताते हैं तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना, गलत बताते हैं तो फिर लगेगा कि आप चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं लोगों को, गलत बता सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, ये नहीं करना है। इसी को ऑनेस्टी का मतलब यही है। ऑनेस्टी का मतलब है, हम बराबर बात करते हैं तो बोलते हैं, ऑनेस्टी का मतलब होता है यू हैव टू बी ऑनेस्ट, है ना, टुवर्ड्स योरसेल्फ ओनली। आप अपने प्रति केवल ईमानदार रहिए। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार रहेगा वो दूसरों को धोखा दे ही नहीं सकता, वो दूसरों को चीट कर ही नहीं सकता है। इसलिए ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्टी विद सेल्फ, क्लियर है ना। एक विद्यार्थी का कहना है बाइलिंगुअल रख सकते हैं ना सर लैंग्वेज? हाँ, लैंग्वेज में जो टेक्निकल वर्ड होते हैं, जैसे अभी टेक्निकल वर्ड हमने कहा, ये इंग्लिश में है, बाकी सारी बातें हिंदी में हो रही है, तो इस तरह से बोला जा सकता है। लेकिन कुछ जैसे होता है कि 2-4 सेंटेंस अंग्रेजी में बोले, 2-4 सेंटेंस हिंदी में बोले, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। जैसे किसी किसी विद्यार्थी को आ जाता है कि भाई अपना परिचय दीजिए, तो विद्यार्थी स्टार्ट कर देता है 2 लाइन अंग्रेजी में, और फिर उसके बाद फिर हिंदी में बोलना शुरू करता है, तो वो थोड़ा सा, है ना, हैपेजार्टिक लग जाता है, थोड़ा ठीक नहीं लगता, असहज लगता है ना, आपको दिक्कत होगी। तो शुरू में ही आप ये कर लीजिए कि आपको, अगर आप पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही आप अपना आंसर दीजिए, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में आंसर दीजिए। लेकिन इसका आंसर यही होगा कि सामने वाला व्यक्ति जिस तरह से प्रश्न कर रहा होता है, हमें उसी तरह से आंसर देना है। अगर सामने वाला व्यक्ति कोई क्वेश्चन हिंदी में किया है, तो आप हिंदी में अगर सहज हैं तो हिंदी में आंसर दीजिए, और अगर हिंदी में सहज नहीं है तो वहाँ परमिशन लीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश में क्वेश्चन किया है, आपको चाहिए कि इंग्लिश में आंसर दें। यदि आप इंग्लिश में आंसर देने में सहज नहीं महसूस कर रहे हैं तो फिर आप परमिशन लीजिए, ठीक है ना। परमिशन ले सकते हैं कि सर क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर हिंदी में दे सकता हूँ सर, या इंग्लिश में दे सकता हूँ सर, है ना। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि उनको आपकी क्वालिटी चेक करनी है, आपकी पर्सनालिटी चेक करनी है। तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी को चेक करने के लिए जब आप जिस भाषा में सहज हैं उसी भाषा में बोलने का आपको अवसर दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर सकें। अच्छे से आप अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, तभी इंटरव्यू बोर्ड कुछ निकाल पाएगा आपके अंदर से। इंटरव्यू आपके अंदर से निकालेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि आप सुटेबल कैंडिडेट हैं। देखिए, इंटरव्यू 2 ही चीज़ पर केंद्रित है। पहला, योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, वेदर यू आर सुटेबल और नॉट, और दूसरा योर इंटरेस्ट, आपको इस पोस्ट पे इंटरेस्ट है कि नहीं, रुचि है कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही होगी तो, है ना, आप बताइएगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की रुचि किसी काम में नहीं होगी तो व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता है, अच्छे से नहीं कर सकता। तो रुचि का टेस्ट करने के लिए उस फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी पोस्टिंग किस पद पर होगी, या आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप किस प्रकार कार्य करेंगे, या आपकी कार्य की पहली प्राथमिकता क्या होगी, आप कैसे कार्य करेंगे, आपके, है ना, विभाग का हायरार्की क्या है, पदानुक्रम क्या है, या आपके नीचे कौन कौन से पोस्ट होंगे,
आपके पद के ऊपर कौन कौन से पोस्ट होंगे, है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछने का मतलब हुआ कि इंटरव्यू बोर्ड जानना चाहता है कि आप इस पद के लिए, है ना, फॉर्म तो भरा है, पढ़ाई किया, इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो निश्चित रूप से आप जानकारी रखेंगे, है ना, कि इस पद का क्या क्या काम है, क्या पोस्ट होगा, कहाँ पोस्टिंग होगी, क्या काम होगा, ठीक है, ये जानेंगे। दूसरा है सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। सुटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उस पद के, है ना, लिए योग्य हैं कि नहीं। योग्य का मतलब ही होता है, सिंपल सी बात है, योग्यता के लिए कोई अलग से क्वालिटी नहीं आती है। एक अच्छे इंसान में जो क्वालिटी होती है, एक अच्छा इंसान जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना, जैसे वह व्यक्ति थोड़ा इमोशनल भी हो सकता है, वो व्यक्ति मधुर बोलने वाला हो सकता है, वो व्यक्ति ऑनेस्ट हो सकता है, वो व्यक्ति पंक्चुअल हो सकता है, वो व्यक्ति डिटर्मिनेशन के साथ काम करने वाला हो सकता है, लोगों के लिए अच्छा सोचने वाला हो सकता है, लोगों के लिए समय पर काम आने वाला हो सकता है, इमरजेंसी में लोगों की मदद करने वाला हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार की बातें आती है। सरकार के नियमों को वो उल्लंघन नहीं करने वाला होगा, सरकार के रूल रेगुलेशन को अच्छे से लागू करने वाला होगा, ठीक है, संविधान का वो आदर करने वाला होगा, पालन करने वाला होगा, रूल के बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना, गलत धमकियों से डरने वाला नहीं होगा, गलत धमकियों में आकर के डर करके कोई काम कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये सब नेचर है एक अच्छे इंसान का और अच्छे पदाधिकारी का। ये सुटेबिलिटी का मतलब ये होता है। या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वह परेशान नहीं होगा और एक साथ उसको कई काम दिए जाए, मल्टीटास्किंग करने वाला होगा, कर सकता है, ऐसा इंसान चाहिए होता है। ये सब क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए सुटेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। इंटरव्यू में इंटरव्यू बोर्ड चाहता है कि आप सुटेबल हैं, तो सुटेबिलिटी के बारे में बताइए। तो बोर्ड क्या चाहता है, सुटेबल कैंडिडेट। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ऑप्टिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। ऑप्टिमम हमने बोला कि मेंस और, है ना, मतलब राइटिंग, रिटन और इसका इंटरव्यू का मार्क्स जोड़कर पास कर जाए। मैक्सिमम मार्क्स आप चाहते हैं। दोनों की कुछ इच्छाएं हैं, एक इंटरव्यूअर, दूसरा इंटरव्यूवी, इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू देने वाला, दोनों का अपना डिजायर है, ड्रीम है। वो एक अच्छा कैंडिडेट खोज रहा है, आप अच्छा मार्क्स खोज रहे हैं। निश्चित रूप से आप सरल रहेंगे, सहज रहेंगे, तभी आप अच्छा आंसर दे पाएंगे, अच्छा मार्क्स ले पाएंगे। इंटरव्यू बोर्ड तभी आपके बारे में जान पाएगा, सुटेबिलिटी के बारे में जान पाएगा, जब आप सहज रहेंगे, सरल रहेंगे। तो इंटरव्यू बोर्ड भी आपको सरल रखने में मदद करता है। आप जाएंगे तो आपसे परिचय पूछा जाएगा, हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे छोटे चीज पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बहुत अचानक जाने के बाद बम्बार्डिंग नहीं होने लग जाता है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड जानता है कि इंटरव्यू देने वाला विद्यार्थी थोड़ा घबराया हुआ होगा, थोड़ा सा तनाव में होगा, तो पहले आपको सहज करेगा, डरना नहीं है। हमने बहुत सारे क्लासेस में बताया है, वीडियो में बताया है, इंटरव्यू का पहला जो अगर टिप्स दिया जाए, कहा जाए, तो पहला टिप्स है घबराना नहीं, डरना नहीं, किसी बात से डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि डरेंगे तो फिर आपका वहाँ पर क्या है, सहजता सरलता प्रभावित होगी, और सरलता सहजता प्रभावित होना, या फिर आप तनाव में आते हैं तो मार्क्स घट जाएगा, मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो अब एरोगेंट भी नहीं हो जाना है, इनडिसिप्लिन भी नहीं हो जाना है, लेकिन एकदम आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सरल सहज रहना है। क्योंकि आपको जानना चाहिए, इस बात को एकदम याद रखना है, नो मैन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। तो अगर एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड यही चाहता है कि यू आर सुटेबल और नॉट, आप चाहते हैं मैक्सिमम मार्क्स। इसके लिए जरूरी है वहाँ पर एकदम आराम से, शांति से, सहजता से वहाँ पर रहना, ठीक है। दूसरा, इंटरव्यू में चूंकि ये फाइनल सिलेक्शन आपको दिलवाएगा, मेरिट लिस्ट में आपको अच्छा मार्क्स दिलवाएगा, अच्छा रैंक दिलवाएगा, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये, ठीक है ना। इसीलिए इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपके शब्द, आपके टोन, आपके बॉडी लैंग्वेज, जो हमने तो पहले बताया था, कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा उस वर्ड के साथ आपकी फीलिंग कैसी है, क्या फील करते हैं आप, है ना, समझ आपके अंदर क्या है, थॉट प्रोसेस आपका क्या है, ठीक है ना, कैसे सोचते हैं आप, इसी से आपके बारे में पता चलता है। अप्रोच आपका कैसा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर आता है कि आप इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है, आप बीईओ के रूप में आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान लिया जाए कि आप ज्वाइनिंग करने जा रहे होते हैं, ज्वाइनिंग करने जाते हैं, पता चलता है कि
कृषि कार्यालय जो ब्लॉक में है उसके आगे किसानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप जाते हैं तो आपको काफ़ी कठिनाई होती है, वहाँ पर धरना दिया हुआ है लोग इसी बात को लेकर पहले से, और आप अचानक ज्वाइन करने के लिए पहुँचते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये सिचुएशन है। या आप इंटरव्यू आप या ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, आप अपने ठीक है ब्लॉक में जा रहे हैं, इसी बीच में आपके सीनियर का फ़ोन आ जाता है कि भाई पहले आप यहाँ जिला में पहुँचिए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये आपका वहाँ पर पता चलता है कि आप सोचते कैसे हैं और अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। आपका अप्रोच क्या है, आप एरोगेंट होंगे तो सीनियर को बोल देंगे हम पहले ज्वाइन करेंगे तब वो आपके पास आएंगे, ठीक है। या फिर वो धरना प्रदर्शन दिया हुआ वहाँ जाकर आप उलझ सकते हैं, उलझ जाएंगे। ये सब नहीं करना होता है, उसमें काफ़ी स्किलफुली हैंडल करना होता है वहाँ पर व्यवहार में। तो व्यवहार में जो चीज़ हम करेंगे वही इंटरव्यू बोर्ड में भी बताना है, किस स्किल का उपयोग करके आप कैसे काम करेंगे। अब पूरे इंटरव्यू के दौरान आपका बॉडी लैंग्वेज तो निश्चित रूप से एकदम है ना स्मार्ट वाला होना चाहिए। उसके लिए हमने बताया था कि स्पाइन को सीधा रखना है, सीधा बैठना है, गर्दन को भी सीधा रखना है, ठीक है ना। इन सारी बातों को ध्यान रखना, हाथ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए, कंधा उचकाने का नहीं होना चाहिए, गर्दन ज़्यादा नहीं हिलना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है सभी लोगों को। तो उसके बाद जब बात आप करते हैं इंटरव्यू में, तो आपका लैंग्वेज, भाषा, आपका बिहेवियर, परसेप्शन, थॉट प्रोसेस, आपका कॉन्सेप्ट सरकार के नीतियों के बारे में, ठीक है, उस अभी जो समय है, परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, उसके बारे में, तो टाइम फ्रेम में हर चीज़ होना, उसके बारे में आपको बेहतर नॉलेज होना चाहिए। जैसे बिहार में अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, जबकि बिहार में क्या होता है, एक तरफ बाढ़ दूसरी तरफ सूखा, इसको आप अगर मैनेज करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाए या आपको सेक्रेटरी बना दिया जाए, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या सुझाव देंगे। तो निश्चित रूप से आपकी सोच वहाँ पर प्रदर्शित होगी, किस प्रकार से आप रिसोर्सेज को, ठीक है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कैसे आप मोबिलाइज करेंगे, ठीक है, कैसे आप उसको, ठीक है, एलोकेट करेंगे कि बाढ़ की भी विभीषिका का कम दुष्प्रभाव हो और सूखा का भी निराकरण हो, और ठीक है यहाँ के लोगों को कम से कम क्षति हो, अधिक से अधिक फायदा हो, एग्रीकल्चर में कम से कम क्षति हो, अधिक से अधिक बेनिफिट हो, लोगों की इनकम बढ़े, कैसे कर सकते हैं। ये सारा स्किल का टेस्ट होता है बेसिकली इंटरव्यू के क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये इंटरव्यू में ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद आप जब इंटरव्यू में जाते हैं, सुनना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुनने का मतलब होता है कि जब कभी भी आप क्वेश्चन आपको जब पूछा जाता है, आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सुनना, समझना, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन के बाद आंसर का कन्फिगर करना, ठीक है, कन्फिगर करना मतलब आंसर को सोच करके उसको बनाना, कैसे आंसर देना, कौन कौन पॉइंट बोलना है, और तब उसको डिलीवर करना है। इसीलिए लिसनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट है कम्युनिकेशन स्किल का। कहा भी जाता है कि गुड लिसनर्स आर गुड स्पीकर। अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं इंटरव्यू में, तो आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन सुनते ही झट से आंसर देने का, ठीक है ना, अगर आदत है तो उसको थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करके सुधारा जा सकता है। इसके लिए हमने बताया है कि 1-2 सेकेंड का, 4 सेकेंड का पॉज लेकर के आंसर देना है ना, 2-4 सेकेंड का पॉज लेकर के आंसर देना है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे 2 सेकेंड रुकेंगे, आपका माइंड, आपका ब्रेन उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, उसको समझेगा, इंटरप्रेट करेगा और आंसर कन्फिगर कर लेगा उतना देर में, और आंसर कन्फिगर करके वो क्या करेगा, फिर डिलीवर करेगा। इसलिए टेंशन आपको नहीं रहे, केवल आप 2 सेकेंड रुकिए, देखिएगा, सोचेगा। काफ़ी तेज़ी से काम करता है ब्रेन इस सिचुएशन में, तो उस पर ध्यान रखने का जरूरी है इसमें। अब देखिए इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस के पार्ट होंगे, एक तो हमने बताया था अबाउट यू एंड योर सराउंडिंग्स, तो आपके बारे में जो आपका अपना इंटरनल एक्सटर्नल पर्सनालिटी है वो, और आपके सराउंडिंग्स के बारे में जो देश विदेश घटनाएं घटित हो रही वो पूछा जाएगा। आपका जो बायोडाटा है, बायोडाटा फॉर्म जो भरते हैं, उस बायोडाटा में जितने भी इंफॉर्मेशन है उस पर अच्छे से तैयारी कर लेने का है, ठीक है। जैसे आपका किस स्टेट से आप आते हैं, जैसे मान लिया अभी बिहार का ये
इंटरव्यू है। तो बिहार के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, बिहार की ज्योग्राफी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बिहार का एग्रीकल्चर जोन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्रॉप पैटर्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बिहार में कितने जिले हैं, कौन जिले का क्या स्थिति, उसको जानकारी होनी चाहिए। बॉर्डर लाइन, बॉर्डर एरिया में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। वर्षा की मात्रा कहाँ क्या है, नहीं है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। सॉइल टाइप कैसा है, ठीक है। क्रॉप कम्बिनेशन कहाँ पर कैसा है, ये सब जानना है। अगर कुछ विद्यार्थी, चूंकि यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं एग्रीकल्चर के, तो अगर आप यूपी से आते हैं तो यूपी का एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट और बिहार का एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट दोनों का कंपेरिजन करने के लिए आ सकता है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनसे पता चल जाता है विद्यार्थी कहाँ का है, तो उससे आपको क्वेश्चन को ये दिखाना है। किसी किसी विद्यार्थी का घर ही बॉर्डर पर होता है, हो सकता है कोई इंटरव्यू बोर्ड इसको पूछ सकता है, हम लोग भी कई बार पूछे हैं, है ना। भाई आपके जिले के बगल वाले जिले, मतलब दूसरे राज्य में, जब किसी के घर वाले बक्सर होगा तो बक्सर के बगल में यूपी का जिला जो है गाजीपुर जिला, तो दोनों का टेरेन, दोनों का एग्रीकल्चर कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में कंपेरेटिव पूछा जा सकता है, ताकि यह पता चलेगा कि आपने जो नॉलेज हासिल किया है उस नॉलेज को आप कितना अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितना समझे हैं, कितना अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसी स्थिति में, ठीक है ना। तो एक तो ये है। दूसरा, आपका सभी विद्यार्थी का कुछ ना कुछ हॉबी होता है, हॉबी डायरेक्ट हॉबी करके भी पूछा जा सकता है, या बोला जा सकता है कि आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, आप जब फ्री होते हैं तो क्या करते हैं, है ना। तो एक हॉबी पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है। हॉबी का सिलेक्शन सोच समझ कर करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जो आप खाली समय में करना पसंद करते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, वैसा हॉबी होना चाहिए। तो एक हॉबी से क्वेश्चन बनता है। अपने स्टेट के बारे में अच्छे से तैयारी करके जाना रहता है, ठीक है। अपने क्षेत्र के बारे में से जानकारी रख के जाना होता है। इंटरव्यू बोर्ड में हो सकता है कि पर्सनल जानकारी नहीं पूछे जाए, नाम, गांव, जिला, लेकिन फिर भी कोड में पूछा जा सकता है कि जिस जिले में आपका घर है उस जिले का एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंट क्या है बताइए। तो आपको वहाँ के बारे में जानकारी होना चाहिए, कौन कौन सा फसल होता है बताइए, कौन कौन सी नदियाँ बहती है बताइए। तो उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी आपको, खासकर सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल भी जानकारी होनी चाहिए। इस बातों को जानना है। जैसे अभी चुनाव हुआ, चुनाव के बाद एक स्पीकर का चुनाव हुआ अभी, है ना, लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष के पहले प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं, तो कभी कभी हो सकता है छोटा छोटा क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, कैसे चुने जाते हैं, स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, स्पीकर शपथ लेता है कि नहीं लेता है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ लेते हैं कि नहीं लेते हैं, है ना, ये आपको जानकारी रखना चाहिए। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि स्पीकर, है ना, संसद के सदस्य के रूप में ही सदस्यता शपथ ग्रहण करते हैं, अध्यक्ष के रूप में नहीं करते हैं। तो सब छोटी छोटी जानकारी फैक्चुअल है, और इसमें अगर आप बोलते हैं आई एम सॉरी सर, तो थोड़ा सा बहुत खराब इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये जानकारी रखना है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है यूनियन गवर्नमेंट में, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है बिहार गवर्नमेंट में, तो ये सब आपको जानकारी रखना। आप सॉरी बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि समय है तो प्रिपरेशन करना। इसलिए सामने हम अभी बात करने का पर्पस यही है कि छोटी छोटी बातों की जानकारी रखना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कौन है, एग्रीकल्चर डायरेक्टर कौन है, ये छोटा छोटा चीज़ है जो आपको जानना है। या कोई सिचुएशनल क्वेश्चन है, कंडीशनल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप वहाँ पर सॉरी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तब वहाँ पर आपको आंसर देना है। तो फैक्ट्स अगर आ जाता है तो आप सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। बिहार में अलग अलग क्रॉप्स में 3 प्रमुख जिले के नाम, 1 2 3 1 2 3 ऐसे, चाहे मेज का हो, राइस का हो, वीट का हो, ठीक है ना, या पल्सेज हो, ऑयलसीड हो, ठीक है, जूट, टी, आपको जानकारी रखना चाहिए कहाँ कहाँ होता है। तो थोड़ा सा इसको नोट्स बना लेने का रहता है, ठीक है। इसको कंट्री लेवल पर भी स्टेट वाइज कर किया जा सकता है, थोड़ा सा तैयारी करना है तो बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लेना रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सिलेबस आपका है उसका थोड़ी थोड़ी जानकारी। किसी विद्यार्थी का एग्रोनॉमी अच्छा है, किसी विद्यार्थी का हॉर्टिकल्चर अच्छा है, आपका जो पार्ट अच्छा है उस पार्ट पे और अच्छे से तैयारी करके जाना है। कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड पूछता है, अच्छा बताइए कि आपने अपने सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया, या आपसे मैं किस क्षेत्र से क्वेश्चन करूँ,
तो उसका आंसर झट से नहीं दे देना है कि सर आप हमसे हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चन पूछिए। तो आपको चूंकि तैयारी करके जाना है इंटरव्यू में, ये नहीं देखना है कि आप बच रहे हैं, भाग रहे हैं कि सर हमें हॉर्टिकल्चर से पूछा जाए, सर मैं वही पढ़ के आया, या एग्रोनॉमी से पूछा जाए वही पढ़ के आया। नहीं, आपको बोलना चाहिए कि सर मैंने पूरे सिलेबस का अध्ययन करने का प्रयास किया है, मैंने अच्छी तैयारी भी की है सर। सर चाहे तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप चूंकि पूछा गया कि कहाँ से पूछा जाए, तो मुझे लगता है सर एग्रोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा सर तो मैं ज़्यादा सहज रहूँगा। ऐसे कहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं सर, जहाँ चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे पूछा जा बोलना चाहिए एकदम पोलाइटली। वहाँ पर एकदम ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं झलकना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है। इस प्रश्न का वो पूछने का मतलब ही यही है कि विद्यार्थी कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जा रहा है, एरोगेंट तो नहीं हो जा रहा है, कुछ भी पूछिए सर हम कहीं से बताएंगे, है ना, या कुछ भी पूछ सकते हैं सर, ऐसा नहीं बोलना है। या सर आपको जो मन है वही पूछिए सर, ये फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो गया। एकदम ऑप्टिमम लेवल पर रहिए, मैच्योरिटी के साथ रहिए, सहज रहिए, वो ध्यान रखना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कभी कभी होता है किसी विद्यार्थी ने 2017 में, 16 में, 18 में ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, इंटरव्यू 2024 में हो रहा है जुलाई में, तो पूछा जाएगा कभी तक आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं। तो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस पद पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत सारे लोग एटीएम बीटीएम हैं, बहुत सारे लोग क्वालिटी कंट्रोलर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहीं और काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वहाँ के बारे में जानकारी आपको रखना है, वहाँ किस तरह से काम होता है, आप क्या काम करते हैं, आपका क्या रोल है ना, आपके उस विभाग में मिनिस्टर कौन है, उस विभाग का सेक्रेटरी कौन है, ठीक है, ये सब जानना है। कभी कभी आपके एटीट्यूड को टेस्ट करने पड़ जाता है कि अच्छा आप जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जिससे आपको नहीं पटता है, नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आप किसी का नाम ऐसे नहीं बोल देना है, ये सब बचना है, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है। तो अब किसी का नाम बता देंगे, रियली हमने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, ऑनेस्ट रहना है, सही से आंसर देना है। आप ऐसा बोलते हैं कि हाँ सर एक राम या रहीम नाम का कोई व्यक्ति है जिससे मेरा नहीं पड़ता, बहुत दुष्ट है, बहुत खराब आदमी है इससे पता चल जाएगा कि आपका व्यवहार इस प्रकार का है कि किसी को आप खराब भी लगते हैं या आपको कोई खराब लगता है। तो ऐसी स्थिति में एकदम बच करके आंसर देना रहता है, ठीक है। बोलना रहता है कि सर मैं जहाँ काम कर रहा हूँ सभी लोग मुझे काफ़ी पसंद करते हैं, सबसे मेरा एकदम फ्रेंडली रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, मेरे जो सीनियर हैं उनको बहुत मानते हैं और मुझे बहुत अच्छा गाइड करते हैं, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे आपको नहीं पड़ता, ऐसा नहीं बताना रहता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान देना रहता है। तो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको तैयारी करके जाना है। कुछ विद्यार्थी क्वेश्चन रहता है कि सर क्या मैं पीजी के बारे में बता सकता हूँ या नहीं। तो अगर आप वहाँ सहज हैं, पीजी का जो तैयारी पढ़ाई आपने किया उसका जो नॉलेज है उस पर आप जानकारी रखते हैं तो ज़रूर बताना चाहिए, या भर रहे होंगे फॉर्म में ज़रूर आंसर देना चाहिए, ताकि आपका इंटरव्यू का रेंज थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाएगा और क्वेश्चंस उससे आएंगे तो आप आंसर देना सहजता से देंगे। तब क्या होता है कि कुछ कुछ लोग सलाह किसी अपने दोस्त से, मित्र से ले लेते हैं, वो कहता है भाई ये चीज़ मत लिखो, क्वेश्चन पूछेगा, ये चीज़ मत बोलना, क्वेश्चन पूछेगा। अरे क्वेश्चन पूछेगा तभी तो मार्क्स मिलेगा आपको, आपके क्वेश्चन का रेंज ज़्यादा होगा तभी तो मार्क्स का रेंज भी बढ़ेगा। हाँ, अब वहाँ दिक्कत है, आपको पीजी कर लिया, तैयारी अच्छे से नहीं किया, पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है, तो थोड़ा सा आप देखिएगा उसको, है ना। अदरवाइज एकदम ईमानदारी से आंसर देना रहता है, ईमानदारी से अपनी बातों को रखना होता है, बताना रहता है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है इंटरव्यू में, बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है। कोई विद्यार्थी कम आंसर दे करके भी अच्छा मार्क्स ला सकता है, केवल जो हमने बताया था डिकोरम, डिसिप्लिन, एटिक्वेट्स, मैनर, आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड अगर बेहतर है तो आप अगर 20 क्वेश्चन का किया गया, आप 8, 10, 12 क्वेश्चन भी करते हैं, आंसर दे देते हैं, सरलता पूर्वक देते हैं, एवरेज आंसर भी देते हैं, आपको मार्क्स एवरेज से ऊपर मिलेगा। अगर 20 में कोई विद्यार्थी ऐसे गलत आंसर दे देता है, झूठ आंसर दे देता है और 20 में हो सकता है कि 18 दे दिया, 20 भी आंसर दे दिया, हो सकता है उसका मार्क्स एवरेज या एवरेज से कम मिले, क्योंकि उसने गलत आंसरिंग किया, या वे ऑफ आंसरिंग सही नहीं था, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट दिखा, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। तो ऐसी स्थिति में आपके मार्क्स पे असर पड़ सकता है, ठीक है। तो विदाउट टेंशन, विदाउट फियर आपको इंटरव्यू में जाना है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है।
बाकी हम लोग बात करते रहेंगे। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं या मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 1-2 दिन का, चूँकि इंटरव्यू के 1 दिन पहले हम और लाइव आकर के आप लोगों से हम जुड़ेंगे। उसमें डूज एंड डोंट्स पे चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू में क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना है, ठीक है? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें 2 तरह की बातें होगी, ठीक है? एक तो आपका व्यवहार में, एटीट्यूड में क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा जो कन्वर्सेशन हमारा होगा, बातचीत जो होगी इंटरव्यू बोर्ड से, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन 2 बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे। हो सकता है हम देखेंगे 29 तारीख या 30 तारीख को मैसेज पहले किया जाएगा, तो आप लोग उसको अपीयर होइएगा, देखिएगा, सुनिएगा और अच्छे से कीजिए। मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कोई प्रश्न होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। एक विद्यार्थी ने मैसेज किया कि अगर कोई यूपी का है तो क्या क्वेश्चन बन सकता है। अभी हमने बताया था कि यूपी का एग्रीकल्चर पैटर्न, यूपी का है ना एग्रीकल्चर जोन, बिहार से उसका तुलना, या आप जहाँ रहते हैं वो कौन सा जोन में पड़ता है, बिहार वाले से पूछा जा सकता है ना? कहीं का पूछा जा सकता है कि आप जहाँ रहते हो कौन सा जोन में है, ठीक है? और पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी में एग्रीकल्चर पैटर्न में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना? यूपी कृषि प्रधान राज्य है या औद्योगिक प्रधान है, चूँकि पश्चिमी यूपी दिल्ली के आस-पास वाला एरिया जो है काफ़ी डेवलप्ड है, इंडस्ट्री बहुत सारे हैं, ठीक है ना? तो जैसे दिल्ली, कानपुर वाला एरिया काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, लखनऊ के आस-पास का एरिया है। लेकिन जो पूर्वांचल वाला एरिया है वो काफ़ी है ना पिछड़ा हुआ और कृषि प्रधान है। ये सब चीज़ों को पूछ सकता है, जो डिफरेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है, क्यों डिफरेंस है? इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा राज्य है यूपी, तो ज़ाहिर है कि डाइवर्सिटी ज़्यादा है, टेरेन का डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी भी रहेगी। ये ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलते हैं तो 1-2 दिन के बाद फिर। ओके।